जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोशन इन अ प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और ये एक वन शॉट वीडियो होगा और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला आपके लिए, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन इनिशियली ऑल द टर्म्स व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इनिशियली जो टर्म्स रिक्वायर्ड होंगे इस चैप्टर के लिए वो टर्म्स जरा सीख लेते हैं और साइमल्टेनियसली हम सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। मोशन मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। इफ एनी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी विल से दैट बॉडी इज इन मोशन। और प्लेन क्या है? प्लेन एनी थिंग विच इज मेड अप ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स या विच कैन बी डिस्क्राइब इन टू कोऑर्डिनेट्स। जो कोई चीज है अगर उसको हम दो कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में अगर हम उनको डिस्क्राइब कर सके, एक्सप्लेन कर सके, तो दैट इज सिंपली प्लेन। या हम बोल सकते हैं कि टू डायमेंशनल स्टडी इज द स्टडी ऑफ प्लेन। अगर कोई पॉइंट P यहाँ पे है तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे x और y होने वाले हैं। तो ये जो है, अगर जो भी कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं तो इट इज सेड टू बी इन प्लेन। अगर ये पॉइंट P यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो विल से पॉइंट P लाइज इन अ प्लेन, मींस दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू कोऑर्डिनेट्स, दैट इज वन एज x अनदर एज y। ठीक, तो सबसे पहला टर्म है फिजिकल क्वांटिटी। एज आई सेड कि मैं फिजिक्स के बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं, तो आप लोग को हर एक टर्म पहले मैं क्लियर करूंगा और उसके बाद जो है वो टॉपिक्स कवर करेंगे। तो टर्मिनोलॉजीज आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फिर आपको फिजिक्स समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज जिनका हम मेजरमेंट कर सके, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। Like what is my mass? My mass is 70 kg, तो I can measure the mass। तो mass एक physical quantity हुआ। What is the length of this pen? Length of this pen is approximately, suppose it is 10 centimeter, तो length एक physical quantity हुआ। तो physical quantity क्या है? Those quantities which can be measured, and physical quantities are expressed in two terms, magnitude and unit। physical quantity को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड और यूनिट में। जैसे मैंने बोला इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 10 एक नंबर है, नंबर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और सेंटीमीटर अभी हमने बोला ना 10 सेंटीमीटर, तो 10 एक मैग्नीट्यूड है, 10 एक नंबर है और सेंटीमीटर क्या है? इसका यूनिट है। तो वही लिखा है फिजिकल क्वांटिटी को हम किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मास इज 70 kg, तो 70 इज द नंबर, नंबर इज द मैग्नीट्यूड एंड kg इज द यूनिट। तो मैग्नीट्यूड क्या है? एज वी कैन सी, मैग्नीट्यूड क्या है? क्या होता है मैग्नीट्यूड? हमने बता दिया, एनी न्यूमेरिक वैल्यू और नंबर इज द मैग्नीट्यूड। जैसे 10 सेंटीमीटर में 10 एक नंबर है, दैट इज द मैग्नीट्यूड। एंड यूनिट क्या है? A reference standard used for the measurement। किसी यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए एक रेफरेंस जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द यूनिट। लाइक आपको पता होगा, तो व्हाट इज 1 kg? अगर हम ऐसा डिफाइन करना चाहें तो 1 kg क्या है? एक एक प्लेस है सेवरेस, दैट इज इन फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, पेरिस के नियर एक सिटी है सेवरेस। वहां पे एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में एक प्लैटिनम इरिडियम रॉड रखा हुआ है। प्लैटिनम इरिडियम, ये प्लैटिनम प्लैटिनम इरिडियम रॉड एलॉय है, ये प्लैटिनम इरिडियम रॉड, राइट। और ये रॉड एलॉय है दो एलिमेंट्स का। तो ये रॉड पे दो जगह पे मार्किंग है। इस रॉड को कहाँ रखा गया है? वेयर आई सेड सेवरेस एक प्लेस है, कहाँ पे? फ्रांस। फ्रांस एक देश है और उसकी कैपिटल जो है वो पेरिस है। पेरिस के पास में एक प्लेस है दैट इज द सेवरेस, और सेवरेस में एक म्यूजियम, उस म्यूजियम में रॉड रखा हुआ है और उस रॉड का जो मास है
दैट इज 1 kg, और उस पे 2 जगह पे मार्किंग है एंड पे, और उन दोनों एंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, 2 मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज 1 मीटर। तो वो पूरी दुनिया के लिए मास और लेंथ के लिए एक रेफरेंस है। मतलब वो अगर बदल गया तो पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया में जो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है, इट इज गोइंग टू बी चेंज, वो बदल जाएगा। तो वो हमारे लिए क्या है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। आई होप समझ में आया। तो यूनिट क्या है, अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। अब इसके और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं कि सपोज हमें किसी बच्चे के लिए शूज या सैंडल खरीदनी है और हमें उस बच्चे को लेके नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे, थ्रेड लेंगे और उससे बच्चे का पैर मेजर करेंगे और थ्रेड को कट करके अपने जेब में रख लेंगे एंड विल गो टू मार्केट। हम शॉप ओनर को बोलेंगे कि ये इतना बड़ा पैर है बच्चे का, तो वो जो थ्रेड हुआ वो बच्चे के पैर के लिए क्या हुआ, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हुआ। आई होप रेफरेंस स्टैंडर्ड का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यूनिट क्या है, अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which having magnitude only, जिनको डिस्क्राइब सिर्फ नंबर से किया जा सकता है, राइट, दैट इज स्केलर। और वेक्टर है दूसरा। वेक्टर क्या है, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which having magnitude as well as direction, जिनमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो सबसे पहले हम स्केलर के एग्जांपल ले लें। अगर हम लोग ये बोले कि व्हाट इज माई हाइट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 165 सेंटीमीटर, तो इसमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है क्या, हाइट या लेंथ के लिए डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप इसमें जरा सोचिए कि जबरदस्ती डायरेक्शन लगाइए कि व्हाट इज माई हाइट इज 165 सेंटीमीटर इन साउथ, थोड़ा ऑड फील होता है। ऑड फील हो या ना हो, ये वेक्टर नहीं हो सकता, तो स्केलर है, ये मास स्केलर है, राइट। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर्स क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैं बहुत बार एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे फिर से बोल रहा हूं कि व्हाट इज द वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज किसी मैच में कोई प्लेयर जो है वो 6 मारता है और क्लास में 2 रोज हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, और मैं यही क्वेश्चन करता हूं कि किसी प्लेयर ने अगर 6 मारा तो वी स्टार्ट टू चीयर अप कि व्हाट आर 6। फिर हमसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो हम बोलते हैं कि दिस प्लेयर हिट अ 6, राइट। तो 2 स्टेटमेंट आता है, कोई बच्चा बोलता है कि दिस विराट कोहली हिट अ 6, तो वहां आया सिर्फ 6, और कोई बच्चा बोलता है विराट कोहली हिट अ 6 इन लेग साइड, तो दो स्टेटमेंट बोलता है, 6 इन लेग साइड, राइट। तो लेग साइड क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, और 6 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो जिसने 6 इन लेग साइड बोला मतलब मैग्नीट्यूड भी बोला और डायरेक्शन भी बोला, उसने क्या बोला, वेक्टर बोला। और जिसने सिर्फ 6 बोला उसने क्या बोला, स्केलर बोला। तो स्केलर क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, दैट इज कॉल्ड स्केलर, and those physical quantities which having magnitude as well as direction, that is called vector। तो displacement, velocity, acceleration, ये सब, force, momentum, ये सब क्या है, these all are the examples of vectors। और mass, length, time, volume, area, density, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, स्केलर्स के। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया, व्हाट इज द स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। अब हम आगे चलेंगे, ये क्लासिफिकेशन हो गया स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। सो नेक्स्ट पार्ट में
हम लोग चलेंगे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स हमने बता दिया, ओके। देन वी हैव, ओके, वेक्टर्स। हाँ, अब हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? ऑलरेडी डेफिनेशन हमने बता दिया। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज वेक्टर। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनमें दोनों हो। अब किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को आइडियली हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक एरो लगा देंगे। एरो क्या इंडिकेट करता है? एरो को हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, या फाइनल बोलते हैं, या एंड पॉइंट बोलते हैं, या टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ये चार नाम है। और जो पीछे वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? टेल ऑफ द वेक्टर, या इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर, या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर। तो मैं दो टर्म्स यूज करने वाला हूं, एक इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, राइट? इनिशियल एंड फाइनल या टर्मिनल, ये दो टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। तो फिर हम आगे बात करें टाइप ऑफ वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स के कितने टाइप हो सकते हैं? पहला जो है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर नाम से क्लियर है, यूनिट मतलब वन, यूनिट मतलब वन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो, दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड वन हो गया। और वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। मैग्नीट्यूड अगर वन हो गया तो ये तो डायरेक्शन बताएगा ना। सो रिमेंबर, यूनिट वेक्टर ऑलवेज टेल्स अस द डायरेक्शन। तो what is unit vector? A vector having unit magnitude, that is called unit vector, or a vector obtained by dividing by its magnitude. अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या देगा? हमें क्या देगा? यूनिट वेक्टर। अच्छा, मैं आगे कुछ भी डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग जो भी अभी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, इसका पीडीएफ जो है, सेम पीडीएफ यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो अगर आप लोग को पीडीएफ फॉर्म चाहिए, डाउनलोड करना है वहां से, तो दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आई विल नॉट राइट अ लॉट, ऑलरेडी लिखा हुआ है, नोट्स मैंने पहले से बनाया है। तो और चूंकि ये एक वन शॉर्ट वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर है, एंटायर चैप्टर वी हैव टू कवर, तो ये थोड़ा एक व्हाट वी कैन से टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसको हमने टाइम कम करने के लिए नोट्स पहले बना के रखा है। हाँ, जो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बहुत एसेंशियल होंगी, एक्सप्लेन करने लायक होंगी, और डेफिनेटली आई विल राइट ऑन द बोर्ड ओनली। सो लेट अस कंटिन्यू। तो हमने बता दिया कि यूनिट वेक्टर हमें कैसे मिलेगा? बाय ऑब्टेनिंग डिवाइडिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को उसके हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। अब ऐसे समझ लो ना, 5 मीटर है, अपॉन उसको 5 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो 5 मीटर को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? 1 मीटर मिलेगा। और 1 मीटर कैसे मिला? ये यूनिट मिल गया इसका। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? यूनिट वेक्टर। फिर से मैग्नीट्यूड आपके दिमाग में चलना चाहिए, एनी नंबर आर न्यूमेरिक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ए बी एनी वेक्टर, अगर ये कोई वेक्टर है और ये मॉड लिखा है, मॉड ऑफ वेक्टर है, बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ? किसी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, ये वेक्टर ए है और नीचे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। एज आई सेड कि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। विदाउट वेक्टर लिखा तो भी मैग्नीट्यूड है। तो किसी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर को हम एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज यूनिट वेक्टर है। फाइन। तो इसी का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें इस पार्ट का, तो हमारे पास है ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए।
तो अगर वेक्टर ए लिखना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर ए विल बी मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दैट इज यूनिट वेक्टर ए। तो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर। तो अ वेक्टर कैन बी written in the form of unit vector and magnitude. Sorry, unit vector is a cap which tells the direction and magnitude mod. तो वेक्टर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट वी हैव रिटन। तो ये फॉर्मेट हो गया उसका। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड डायरेक्शन, दैट इज ए कैप, विच इज द यूनिट वेक्टर। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि यूनिट वेक्टर हमेशा क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। तो ये पार्ट हो गया वेक्टर के लिए। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। यहां हम टाइप ऑफ वेक्टर्स बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स में पहला हो सकता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, दिस इज वेक्टर P एंड दिस इज वेक्टर Q। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके मैग्नीट्यूड, ये दोनों लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, राइट, मैग्नीट्यूड इक्वल हो दोनों का और डायरेक्शन सेम हो। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैविंग equal magnitude and same direction. This word is very important, equal magnitude and same direction. So how we can define the term equal vectors? Two vectors are said to be equal vectors if they have same direction and equal magnitude. Next vector is, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दे दिया, तो ये वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर Q हो गया। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वेक्टर्स का। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, एनी वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर। अगर ये वेक्टर हमारा P है और ये वेक्टर Q है, तो वेक्टर P इज नेगेटिव टू द वेक्टर Q कब होगा, जब इनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। दैट इज द कीवर्ड। Two vectors are said to be negative vectors if they have equal magnitude but in opposite directions. So they must have equal magnitude but opposite in directions. So two vectors are said to be negative if they have equal magnitude but opposite directions. नाउ पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जब हम उन्हें इक्वेट करेंगे तो नेगेटिव लिख देंगे, क्योंकि डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो नेगेटिव वेक्टर होगा। पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर को हम पैरेलल कब बोलेंगे, व्हेन दे हैव द सेम डायरेक्शंस। देन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर जब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मान लेते कोई एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है क्या एक्चुअली, अगर कोई भी वेक्टर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेते हैं देन दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर हमारा OA है और ये दूसरा पोजीशन वेक्टर OB है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा AB सपोज हम लोग लेते हैं, तो ये तीनों जो हो गए ये क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर्स, OA, OB एंड AB। तो कोई भी वेक्टर जो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मेजर किया जाता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, राइट। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर का रिजल्टेंट। अभी अगर मैं ये बोलूं कि एक वेक्टर है जो 3 यूनिट का है, 3 मीटर का है, और दूसरा वेक्टर 4 मीटर का है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 7 मीटर मिलेगा। अंडरस्टूड, ये 7 मीटर हो गया और इसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को अगर हम लोग एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट या डिफाइन करेंगे तो दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो सकता है, इफ एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स का एडिशन
आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वेक्टर, को अगर हम सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे देन दैट सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो एज्यूम कर लेते कि एक वेक्टर हमारा p है, दूसरा वेक्टर q है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर r आया, ये आया p प्लस q, दैट इज p प्लस q एज द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट? यस, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेक्टर, देन दैट single vector is called the resultant vector, which having the same effective value of addition of two vectors, that is p and vector q. okay, तो ये एग्जांपल के थ्रू हमने बता दिया। नाउ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का एडिशन कब होगा, क्या होगा? अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और उनका resultant vector is given by the single vector, then that is the addition of two vectors. तो during addition of two vectors, ये बहुत important point लिखा है, during addition of two vectors initial point of the first vector is always added with the terminal point of the second vector। हमने बताया था कि अगर ये वेक्टर p है, ऐसे ये वेक्टर p है, तो p का ये जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये टर्मिनल पॉइंट है। यहीं से हमने दूसरा वेक्टर q ले लिया, दिस इज वेक्टर q, और ऐसे ले लिया कि मतलब p का जो टर्मिनल पॉइंट है ये, वो q का इनिशियल पॉइंट है। याद रहे, एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट अगर दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से ऐड होता है तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा कहां से कहां होगा, initial point of the first vector to the terminal point of the second vector. So resultant vector is always given by the from the initial point of the first vector to the terminal point of the second vector, जो हमने यहाँ पे किया। तो वही लिखा है, during addition of two vectors resultant vector is always from initial point of the first vector to the terminal point of the second vector। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखने के लिए नहीं आता बट एक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आता है कि कभी भी जब हमें रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का चाहिए तो इनिशियल पॉइंट ऑफ द जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एक के इनिशियल पॉइंट और दूसरे के एक इनिशियल पॉइंट से दूसरे के टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन करता है, वो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये आर है एंड आर का वैल्यू विल बी वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। यही सेम डायग्राम यहाँ पे है कि अगर ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ वो हमारा क्या हो गया, आर हो गया, एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जब ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, राइट? अब आगे हम लोग बात करें, इन वेक्टर ट्रायंगल रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज, रिजल्टेंट वेक्टर कहां से कहां है, रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज इन अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो अपोजिट ऑर्डर में होगा टू द गिवन वेक्टर। अब ये ऑर्डर क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अगर एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा ऐसा है और तीसरा ऐसा है, तो ये तीनों जो है ना, दे आर इन ऑर्डर, ऑल आर इन ऑर्डर। लेकिन अगर एक वेक्टर ऐसा है और ये दूसरा ऐसा है और तीसरा जो है ये ऐसा है, तो ये वाला इट इज सेड टू बी इन अपोजिट ऑर्डर। क्या है ये, अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर। तो हमेशा जो अपोजिट ऑर्डर में रहेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यही हमने इस पॉइंट में लिखा है कि जो दो वेक्टर्स के अपोजिट ऑर्डर में रहेगा, अगर ये ट्रायंगल बना रहा है तो अपोजिट ऑर्डर वाला क्या कहलाएगा, दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। सो आई होप ये भी पार्ट आप लोगों का क्लियर हुआ।
अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट पे, दैट इज द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पिछले में भी देखा ट्रायंगल कैसे बना था, एक वेक्टर ऐसा लिया था, दूसरा ऐसा लिया और रिजल्टेंट निकाल दिया, तो तीनों मिलके क्या बना दिए, तीन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सो इट इज नोन एज द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि अगर दो वेक्टर है, आप डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर, ये वेक्टर हमारा ए है, दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, तो इनका रिजल्टेंट जो है, अच्छा ए और बी कैसे हो गए, ऑर्डर में हो गए। अरे एक ऐसे जा रहा है, दूसरा यहीं से स्टार्ट हुआ, अगर एक का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे का इनिशियल पॉइंट सेम रहता है तो हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर ऑर्डर में। और ये जो रिजल्टेंट है ये कहां से, ये उल्टा अपोजिट ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आप इसको ध्यान से देखिए, बन गया है ट्रायंगल। ट्रायंगल के दो साइड जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के हैं, दे आर इन ऑर्डर, ये कैसे हैं, ऑर्डर में हैं, और जो रिजल्टेंट वाला पार्ट है वो अपोजिट ऑर्डर में है। वो कैसा है, अपोजिट ऑर्डर में। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें यहीं से मिल गया। इफ, ध्यान दीजिए, इफ टू वेक्टर्स, और वेक्टर है तो इनको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, ये दोनों साइड कैसे हैं, ऑर्डर में है, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज वेक्टर है ना, तो दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये तीसरा साइड है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, क्योंकि ये अपोजिट ऑर्डर में, तो इसी को कलेक्टिवली हम लोग एज अ ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल देते हैं कि इफ two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle, taken in order, then their resultant vector is also represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. So this is the statement of triangles law of vector addition. तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे है कि if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in order, then their resultant vector is also represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका, ऑलरेडी हमने बता दिया कि ए और बी जो है दो वेक्टर्स हैं, एंड वेक्टर्स हैं तो दे विल बी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then their resultant vector is also represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. तो ओवरऑल हमें क्या मिला, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमारा ट्रायंगल्स लॉ का रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम आगे बात करें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे, जस्ट सी, पैरेललोग्राम की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है उनके अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो मान लेते हैं हम कि ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये दोनों जो है एडजेसेंट साइड्स हैं, क्या है, OC एंड OA आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। कैसे हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अगर हम पैरेललोग्राम पूरा करें तो अगर ये वेक्टर हमारा Q है तो ये भी वेक्टर Q होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल एंड अपोजिट है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है, और ये वाला साइड जो वेक्टर P है वो
ये वाला साइड है जो वेक्टर p है, ये भी इक्वल एंड अपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स। लेकिन वेक्टर p और q ये दोनों जो साइड्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, दीज टू साइड्स विल बी कॉल्ड एज द एडजेसेंट साइड्स, राइट। OC एंड OA, OC एंड OA ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, adjacent sides of parallelogram, right, adjacent sides of the parallelogram। और OB क्या है, OB इसका डायगोनल है, OB क्या है, डायगोनल है, OB जो है वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये वेक्टर p एंड वेक्टर q आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऊपर वाला पार्ट हम निकाल दें, सिर्फ इतने पार्ट की बात करें, तो एक वेक्टर p हो गया, ये वेक्टर q हो गया, दोनों ऑर्डर में है, ऐसे ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, और ये दोनों ऑर्डर में है, तो अपोजिट ऑर्डर वाला रिजल्टेंट होगा विच विल बी वेक्टर p प्लस वेक्टर q। अब इसी को हमें बोल देना है प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, इफ टू वेक्टर्स दैट इज p एंड q are represented in magnitude and direction by the adjacent sides of the parallelogram, then their resultant vector is also represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, by the diagonal of the parallelogram, starting from, कहां से स्टार्ट हुआ, डायगोनल, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ द वेक्टर। तो एडजेसेंट साइड्स के जो कॉमन पॉइंट है वो ये है, तो डायगोनल यहां से स्टार्ट हुआ, दैट इज द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, if two vectors are represented in magnitude and direction by the adjacent sides of the parallelogram, then their resultant vector is also represented in magnitude as well as direction by the diagonal of the parallelogram starting from the common point of the vectors। तो ये टर्म हमें मिल गया। अब इसी का एक्सप्लेनेशन है कि वही जो लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें क्या मिला, डायग्राम के हिसाब से देखें तो वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q, राइट, यही हमें एक्सप्लेन करना था। तो अब हम चलेंगे इसके प्रूफ के बारे में बात करने, एनालिटिकल मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। तो एनालिटिकल मेथड में हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन है, दैट इज वेरी सिंपल, कि हम लोग ले लेते हैं एक वेक्टर, वन वेक्टर इज वेक्टर p, दिस इज वेक्टर p, वेक्टर p वी हैव, दूसरा एक वेक्टर है q, क्योंकि हम पैरेललोग्राम एनालिटिकल मेथड ऑफ पैरेललोग्राम लॉ का एनालिटिकल मेथड कर रहे हैं, तो दूसरा वेक्टर हमारा q है, विच आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, और ये रिजल्टेंट हो गया r, रिजल्टेंट r, राइट। तो इतना हमें पता है, तो हमने पैरेललोग्राम पूरा कर लिया और हमें p और q मिल गए अपोजिट डायरेक्शंस। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो इनका जो रिजल्टेंट निकालना है r, दैट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ p, q एंड थीटा, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि वेक्टर p है, वेक्टर q है और उनके बीच का एंगल है। बस इतना इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा दूसरा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस केस में हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि OP को आगे की तरफ बढ़ाया एंड B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट दे मीट एट पॉइंट D। यहां तक सब कुछ क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लिख दिया कि प्रोड्यूस OC एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम B, प्रोड्यूस OC को आगे की तरफ बढ़ाया एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम B, लेट देम मीट एट पॉइंट D। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा है।
अब इसके प्रूफ की बात करें तो हमें क्या चाहिए वो हमेशा दिमाग में रखना, हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट आर चाहिए। आर चाहिए लेकिन कौन से टर्म में, पी के टर्म में, क्यू के टर्म में एंड थीटा के टर्म में, बिकॉज हमें दो वेक्टर्स दिए हैं पी एंड क्यू और उनके बीच का एंगल दिया है, उसके अलावा बाकी कुछ दिया नहीं है। तो आर जो हम फाइंड आउट करेंगे वो कौन से टर्म में फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू एंड थीटा, पी क्यू एंड थीटा, वेक्टर पी वेक्टर क्यू एंड वेक्टर एंड थीटा के टर्म में। तो हम एडवांस में एक काम करते हैं, अच्छा तो ये भी एंगल हमारा थीटा हुआ, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल आल्सो बिकम्स थीटा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गया तो इनके, सॉरी नॉट दिस वन, ये ट्रांसवर्सल हो गया करेक्ट पैरेलल लाइन का, तो जो एंगल ये है वही एंगल यहाँ होगा। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। सो हम इसमें हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर के लिए हम क्या करें, आर हमारा ये वाला पार्ट है ना, तो ये पार्ट लेने के लिए हम पूरा ये ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ओ डी बी, इन ट्रायंगल ओ डी बी, ओडीबी में, ओडीबी यहाँ है, ओडीबी में राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम ले लें तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, वो यहाँ पे किया हुआ है, अच्छा वो अगले पार्ट में किया हुआ है। अच्छा उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है या इसी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में हम यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, एज यू कैन सी साइन थीटा, साइन थीटा हमें क्या मिला इस ट्रायंगल में से, इन ट्रायंगल सीडीबी, सीडीबी इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में सीडीबी में, सीडीबी में साइन थीटा क्या हुआ, एज यू कैन सी सीडीबी में साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हुआ, एज विल सी साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अब बीडी बाई ये क्या है हमारा, क्यू है ना, दिस इज वेक्टर क्यू, तो बीडी बाई क्यू, BD by Q, which is BC by Q. BD is same as the BC. BD is same as the BC. No. BC. नहीं. BC is Q. ठीक है. BD BC. यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, देखिए साइन थीटा इज अपोजिट, दैट इज BD बाई साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो BD बाई क्यू, BD बाई क्यू, ठीक है, यहाँ गलती से मैंने लिख दिया है, इट शुड बी BD बाई क्यू, साइन थीटा इज अपोजिट, राइट, तो BD क्या मिला, BD मुझे मिला Q साइन थीटा, ये BD है, BD मिला हमें Q साइन थीटा। सेम वे कॉस थीटा देख ले, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो दैट इज CD बाई BC, CD बाई BC, CD बाई BC, BC दोनों जगह में प्रिंटिंग है, ठीक है, तो CD क्या हो गया, हाँ बराबर ना, BC CB एक ही बात है, ये चल जाएगा, दैट इज CD अपॉन Q, तो CD क्या हो गया, Q cos थीटा, ये दोनों टर्म्स हमें याद रखना है, BD इज Q sin थीटा और BC CD जो है वो Q cos थीटा हुआ। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में R का वैल्यू देखेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो R का वैल्यू के लिए हम क्या करें, जस्ट वी कैन मूव, अच्छा अगले पेज में चलते हैं, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने कौन सा ट्रायंगल लिया, ODB में R स्क्वायर दैट इज OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर, OD ये पूरा पाथ यहां से लेके यहां तक, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर या DB स्क्वायर, बट OD क्या है, OD क्या है, इज OC प्लस CD, और हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस DB स्क्वायर, DB का भी वैल्यू
ठीक है, जो है वो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए आप, उस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सबके वैल्यूज डाल दें। ओ सी हमारा वेक्टर पी है, ओ सी पी है, सी डी रखा, और बी सी स्क्वायर, बी सी हमारा क्या है? क्यू है। बी सी क्या हुआ? सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ये पार्ट देखिए, सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इज बी सी स्क्वायर, बट बी सी क्या है? हमारा क्यू है। अब यहाँ सी डी का जो वैल्यू है, सी डी क्या था हमारा? क्यू कॉस थीटा, ये हमने निकाला था ना पीछे इक्वेशन में। तो सी डी क्या था? क्यू कॉस थीटा। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया? आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, which will be r is equals to root of p square plus q square plus 2pq cos theta। ये पार्ट हो गया। अब हमने यहाँ पे कंडीशंस ली हुई है अलग अलग, कि अगर थीटा 0 हुआ तो मेन इक्वेशन क्या हमारे पास? r is equals to root of p square plus q square plus 2pq cos theta। अगर थीटा 0 हुआ तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन है? कॉस है। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये मिलेगा हमें r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि cos 0 1 हो गया। तो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच विल बी a प्लस b टू द होल स्क्वायर, एंड a प्लस b का होल स्क्वायर का रूट विल बी a प्लस b। आई होप समझ में आया। तो इसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया है कि अगर ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? हम सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में है तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, राइट? वो यहाँ पे भी किया, दोनों को ऐड कर दिया सीधा, अगर एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि थीटा इनके बीच का 0 है। अब दूसरा केस, अगर थीटा 90 हुआ, थीटा 90 हुआ वेक्टर p एंड q के बीच में, तो रिजल्टेंट ये हुआ। तो रिजल्टेंट विल बी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो r विल बी रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये पॉसिबल केसेस हो गए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट भी है, अच्छा तीसरा केस भी ले लिया कि अगर थीटा जो है 180 डिग्री हो जाए, मतलब p इस डायरेक्शन में, q इस डायरेक्शन में, तो थीटा 180 हो गया, तो cos 180 क्या होता है? cos 180 जो है -1 है। r कैन बी रिटन एज रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। और cos 180 जो है -1 होता है, तो ये पार्ट हमारा -1 हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विल बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r विल बी रूट ऑफ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, विच विल बी r इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू। अंडरस्टूड? क्योंकि रूट और स्क्वायर रूट गेट कैंसल, माइनस आएगा, मैंने यहाँ गलती से प्लस लिख दिया है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को सब कुछ समझ में आए। अब हम रिजल्टेंट डायरेक्शन की बात करें, तो जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट हमारा कहाँ है? रिजल्टेंट जो है दैट इज दिस पार्ट, ये वाला पार्ट है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आर चाहिए, रिजल्टेंट डायरेक्शन, तो इसके लिए एंगल क्या है? अल्फा है। तो हम ये ट्रायंगल में कभी भी जब हमें एंगल निकालना होता है तो हम tan अल्फा ले लेंगे। तो इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो BD बाई OD, इट विल बी BD बाई OD। BD है, और OD क्या है? OD जो है OC प्लस CD है, OC प्लस CD है। और BD हमारा क्या था? BD हमारा था, हमने यहाँ दोनों लिखा है, BD जो था वो हमारा था Q साइन थीटा। BD क्या था? Q साइन थीटा अपॉन OC क्या है? OC इतना, दैट इज वेक्टर P। तो P प्लस CD क्या है? CD देखें, CD जो है हमारा Q साइन थीटा, Q साइन थीटा। अभी इस ट्रायंगल में हमने साइन और कॉस निकाला था ना, ये वाले ट्रायंगल में,
ये वाले ट्रायंगल में साइन और कॉस, तो वहीं से आया है ये BD और CD। BD जो है Q साइन थीटा है और CD जो है वो Q cos थीटा है, नीचे Q cos थीटा आएगा। BD is Q sin theta and CD is Q cos theta। ये Q cos theta, Q cos theta। So this become the tan alpha। ये रिजल्ट एंड डायरेक्शन के लिए कंसेप्ट हो गया। तो नीचे ये एंटायरली लिखा हुआ है, tan alpha is Q sin theta upon P plus Q cos theta। So tan alpha will be Q sin theta upon this, so alpha will be this। तो ये हमारा रिजल्ट एंड डायरेक्शन का कंसेप्ट हो गया। अच्छा, अभी इसी में हम लोग एक और काम कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो इसको हम उतना लेंदी मेथड ना करके एक सिंपल मेथड से बहुत जल्दी उसका वैल्यू हम फाइंड आउट अगर करना चाहें तो दैट वी कैन फाइंड आउट। और वो कैसे करेंगे कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वही सेम वेक्टर, ये वेक्टर P है एंड दिस इज अनदर वेक्टर Q, राइट। ये हमारा वेक्टर Q है, करेक्ट। और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, फाइन। तो ये बन गया है पैरेललोग्राम, राइट। ये पैरेललोग्राम बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये भी वेक्टर Q हो गया एंड ऑफ कोर्स दिस इज वेक्टर P, फाइन। तो वेक्टर P को अगर मैं यहाँ वेक्टर Q को अगर मैं रिजॉल्व करूं, अब देखिए ये भी एंगल थीटा है ना, यहां मैं एक्सटेंड कर देता हूं इसको, इस पार्ट को, और यहां से भी। तो यही चीज मैं बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अब मेरे पास जो है वेक्टर Q है जिसको मैं चाहता हूं कि ये रिजॉल्व कर लूं मैं, किसको, वेक्टर Q को। ये वेक्टर Q है, वेक्टर Q को हम चाहते हैं रिजॉल्व करना। और अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल आल्सो बिकम थीटा ना। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़ा है कि अगर ये वेक्टर R है और ये साइड अगर थीटा है तो ये R cos थीटा हो गया और ये R sin थीटा हो गया, राइट। नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे। सो रिमेंबर दिस कंसेप्ट ओनली। तो ये वाला जो कंपोनेंट मिला जब हमने Q को रिजॉल्व किया तो ये Q cos थीटा हो गया, Q को रिजॉल्व किया है ना, तो Q cos थीटा हो गया। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो हो गया Q sin थीटा, Q sin थीटा। तो अब ये ट्रायंगल में हमारा जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट अब ये वाला, ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू, अब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, दिस वन, दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में R स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, इतना पार्ट हमारा वेक्टर P है, दिस इज वेक्टर P, एंड इतना पार्ट हमारा Q cos थीटा है। तो दिस साइड दैट इज P प्लस Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये वाला साइड दिस इज Q sin थीटा, तो Q sin थीटा का होल स्क्वायर, Q sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर है दैट इज P स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर किया तो Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अभी इन दोनों में से देखें तो Q स्क्वायर कॉमन है, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, P स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस Q स्क्वायर हमने बाहर ले लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो गया, 1 हो गया। तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रीअरेंज कर ले, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और R विल बी रूट ऑफ
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही हमने डिराइव किया था. द सेम थिंग वी वर ऑब्टेन बाय डेरिवेशन के स्टेप्स. तो this is the alternate method by which we can derive the parallelogram law of vector addition by resolving the components. ये हमने रिजॉल्व करके निकाला है. तो ये भी मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है, याद रहना चाहिए आप लोग को. और ये पार्ट खत्म हुआ. अब हम चलते हैं वही पार्ट पे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. सो नेक्स्ट पार्ट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? पहली चीज तो अगर डेफिनेशन वाइज हम बात करें तो व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर. अगर कोई गिवन वेक्टर है तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर, हम उसके कंपोनेंट्स को जो फाइंड आउट करेंगे उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. और यहाँ मैंने लिखा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स द साइड अटैच विद द थीटा ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा. मीन टू से ये जो मैंने दोनों लिखा है ये तो आपको मतलब फॉरएवर जो है ना वो अपने दिमाग में बिठा लेना पड़ेगा कि व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. एक वो पार्ट है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर, और दूसरा ड्यूरिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स the side attached with the theta always will be the component of cos theta. जो साइड थीटा से अटैच होगी वो हमेशा कंपोनेंट ऑफ cos theta होगा. तो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. अब हम इसके रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखें, या मैं यहीं पे बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर मैं कोई एक वेक्टर लेता हूँ, दिस इज आर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्लेन x एंड y, ये x है ये y है, और कोई एक वेक्टर मैंने r ले लिया, यहाँ पे कोई एक वेक्टर r ले लिया, दिस इज वेक्टर r, और इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल को पूरा करें तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें. तो ये पार्ट हमारा हो गया x, स्मॉल x आई विल राइट, एंड दिस इज ऑफ कोर्स स्मॉल y. और इनके नाम दे दें हम लोग, नाम में इनका दे सकते हैं, o दे दिया है, दिस इज x, y तो है ही, ये m हो गया, ये n हो गया, राइट. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री. तो यहाँ पे हम देखें इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल OMR में अगर मैं साइन थीटा देखूं तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो इट विल बी mn अपॉन ON. बट mn तो हमारा mn है, दैट इज y, mn इज y ना, mn y है, अपॉन ON क्या है, ON हमारा r है, तो r हो गया. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, r को इसके साथ लेके आ जाओ तो y क्या मिला, r साइन थीटा. ये एक पार्ट हो गया, y बिकम्स r साइन थीटा. अभी इसी ट्रायंगल में मैं cos थीटा ले लूं तो cos थीटा क्या मिलेगा मुझे, देखिए ध्यान से, cos थीटा विल बी, cos थीटा क्या मिलेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो OM अपॉन OM बाय ON. बट OM क्या है हमारा, x है, तो x बाई r, तो ये cos थीटा हो गया, तो x क्या मिला, r cos थीटा. अब दो चीजें, दिस इज आर इक्वेशन 2. y कंपोनेंट जो है, r को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी कहानी खत्म, उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे. इसके अलावा दो साइड्स हैं, r को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया. तो एक x कंपोनेंट है, दूसरा y कंपोनेंट है. x कंपोनेंट हमें क्या मिला, x कंपोनेंट
कॉस थीटा मिला, आर कॉस थीटा, और वाई वाला कंपोनेंट जो ये वाला पार्ट है वो क्या मिला, आर साइन थीटा। तो मैंने ऊपर लिखा है कि द साइड अटैच विद द थीटा ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा। तो कौन सा साइड है जो थीटा से अटैच, थीटा ये है ना, थीटा ये है, तो दो ही साइड है, एक ये है और दूसरा ये है। इसको तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं ना, तो जिसको रिजॉल्व कर रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। उसके अलावा दूसरा कौन सा साइड है, तो उसके अलावा दूसरा साइड ये वाला है। तो ये वाला जो है वो हमेशा क्या होगा, अगर जो साइड थीटा से अटैच है वो साइड हमेशा कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा होगा। तो आर क्या होगा, एक्स क्या होगा, आर कॉस थीटा, एंड दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, आर साइन थीटा। अब इसी का एक और एग्जांपल हम लोग ले लें अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर ये x है, ये y है, अब r यहाँ है, ये r है, और ये एंगल थीटा हो गया, तो द साइड अटैच, रिजॉल्व तो हमें r को करना है ना, इसके अलावा कौन सा साइड है जो थीटा से अटैच है, दैट इज y वाला। तो इस केस में y कंपोनेंट जो है वो r cos थीटा हो जाएगा और x वाला कंपोनेंट r sin थीटा। तो शायद आप लोग को ये पार्ट 100% समझ में आ गया कि जिसको हमें रिजॉल्व करना है उसके अलावा दूसरा जो साइड थीटा से अटैच है, ये साइड थीटा से अटैच है, तो इस केस में कॉस आ गया। यहाँ ये साइड था जो थीटा से अटैच था, ये वाला साइड, तो ये वाला साइड क्या हो गया, कॉस थीटा। तो द साइड अटैच विद द थीटा ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा ड्यूरिंग वेक्टर रेजोल्यूशन। तो हमें वही मिला है। अब आगे वही काम मैंने किया है कि ये कोई वेक्टर हमारा आर है, ये ओरिजिन से, और इसको हमने ट्रायंगल एज्यूम कर लिया, इस पार्ट को ले लिया x, इस पार्ट को ले लिया y, स्मॉल y। तो और एक चीज और एज्यूम कर लिया कि लेट i बी द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस एंड j बी द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो हमने फिर वही किया है इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेके इसमें साइन और कॉस लिया है, और उसके अलावा हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि लेट i एंड j बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगर 3D रहेगा तो x y z लेते हैं, मैंने यूनिट वेक्टर्स के बारे में अभी इतना डिटेल में नहीं बताया, आगे बताऊंगा। तो ये पार्ट हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। फिर से वही करना है हमें, OC क्या है, OC x है, OC यहाँ से यहाँ का पार्ट x है, बट जब हम वेक्टर OC लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो x है और डायरेक्शन क्या है, I, बिकॉज हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर्स क्या करते हैं, दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, दे टेल्स अस द डायरेक्शन। तो OC ये हो गया, और BC क्या हो गया, CB बिकम्स y इंटू j, राइट। CB y है ना, सिर्फ CB क्या देखें तो ये y है, बट वेक्टर CB जब हम बात करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में वेक्टर है, इस डायरेक्शन में, तो दैट इज yj, राइट। ये पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है। अब फिर से हम साइन और कॉस देख लें या वेक्टर देख लें, तो फिर से अगर मैं इस पार्ट को रब करूं तो एक वेक्टर हमारा ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर ये है। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से क्या मिला हमें, वेक्टर OB इज इक्वल्स टू वेक्टर OC प्लस वेक्टर CB, राइट। तो वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर OC क्या है, XI प्लस YJ। यस, ये वेक्टर के फॉर्म में मिल गया। नाउ x और y हमें चाहिए, तो x और y हमें कैसे मिलेगा, ये वेक्टर रिजॉल्व करके मिलेगा, जो आगे दिखाता हूं मैं। ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं कि r को रिजॉल्व करेंगे तो जो साइड थीटा से अटैच है वो क्या होगा, r cos थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो r sin थीटा होगा। तो r sin थीटा और r cos थीटा के कंपोनेंट्स
ये हम अगले पार्ट में देख लेते हैं, दैट वी कैन सी। यहाँ पे सेम डायग्राम, सेम एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग। तो यहाँ हमने लिखा r जो है एक्स आई प्लस वाई जे हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में व्हाट वी कैन सी, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं हम, r जो है वो क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये पार्ट। तो साइन थीटा देखेंगे तो ये x है और ये r है, तो x बाई r, और कॉस थीटा इज, सॉरी दिस बिकम y ना, y। तो साइन थीटा विल बी y बाई r और कॉस थीटा विल बी x बाई r। तो साइन थीटा इज y बाई r एंड कॉस थीटा इज x बाई r। साइन थीटा इज y बाई r, कॉस थीटा इज x बाई r। तो साइन और कॉस, y कंपोनेंट क्या हो गया r साइन थीटा, x कंपोनेंट क्या हो गया r कॉस थीटा। तो हमने बता ही दिया ऑलरेडी ना कि द साइड अटैच विद द थीटा ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसी को, ये x और y को हम इस इक्वेशन में डाल दें, इस इक्वेशन में x के जगह और y के जगह, तो ये r वेक्टर r क्या हो जाएगा, x के जगह r साइन थीटा इंटू i, तो i पहले लिख दिया, प्लस j पहले लिख दिया, y क्या है, y क्या है r साइन थीटा। तो वेक्टर r कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म आल्सो। दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे लिख दिया r इज इक्वल्स टू आई आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, बट थीटा इज ओमेगा टी, तो ये आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी हो गया। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालें, तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। तो इन ट्रायंगल ओ सी बी में ओ बी स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर क्या मिल गया, दैट बिकम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालेंगे। अगर कोई वेक्टर मान लो दिया है r इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देख रहे हैं x के जगह क्या है 3 है, y के जगह क्या है 4 है, तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। सो दिस वे वी विल डू द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब यही चीज अगर हमें 3D में दिया है, 3 डायमेंशनल फॉर्म में, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करेंगे, तो जैसे हमने भी लिखा था 2D फॉर्म में। 2D फॉर्म में क्या था वेक्टर हमारा, r इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, बट अगर 3D होगा तो तीसरा भी एक्सिस आएगा, z एक्सिस, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो r क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पे आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स along x, y and z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये वेक्टर r हो गया। अभी इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हमें कैसे मिलेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस विल बी द वे टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लिया है, बट दैट डज नॉट मैटर। आप लोग इसको जस्ट यू कैन रेफर इट, आप देख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके हमने इसको सॉल्व किया। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, यहाँ भी एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल पार्ट आई एम नॉट गोइंग टू टेक अपार्ट फ्रॉम दिस वन। यस, मोशन इन अ प्लेन। अब हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है या डॉट प्रोडक्ट क्या है आपको याद रखना है, तो आप फार्मूले के थ्रू याद रखिए इसको। a डॉट b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। कॉस का फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन, या हम इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, बिकॉज मॉड ऑफ ए इज ए। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट।
इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मतलब अगर ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी जो हमारा होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो यही स्टेटमेंट हो गया। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is defined as the product of the magnitude of the vectors and cosine of the angle between them. That is the statement. तो यहाँ हमने statement के behalf पे लिखा है कि let A and B be the two vectors and theta be the angle between them. Then mod of A is A, mod of B is B. That is the magnitude of A and B respectively. Then according to statement हमें क्या मिलेगा, A dot B is equals to mod of A into mod of B into cos theta, right? That is equals to AB cos theta. यही हो गया। अब आगे इसका हम प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करना चाहें, यहाँ पे फिर से वही लिखा है, लेट आई जे एंड के कैप बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो इनका मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ आई विल बी मॉड ऑफ जे विल बी मॉड ऑफ के विल बी 1, क्योंकि ये है क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आई डॉट आई विल बी, अब ये देखें आई डॉट आई, अब इसको हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ आई, अभी ए के जगह आई, बी के जगह भी आई, तो मॉड ऑफ आई इंटू बी के जगह भी आई है ना, तो मॉड ऑफ आई इंटू कॉस थीटा cos 0, because I and I both are in same direction. I और I डॉट आई है ना, तो 2 बार आई है इन सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया। cos 0 क्या होता है, 1, तो मॉड ऑफ आई इज 1, मॉड ऑफ आई इज 1 एंड cos 0 इज 1, तो ओवरऑल क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो I डॉट आई इज 1, राइट, I डॉट आई इज 1, ये पार्ट हमें मिल गया। अभी इसका कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें, ठीक है, यहाँ मेंशन कर दिया आई डॉट आई इज 1। सिमिलरली जे डॉट जे बी क्या होगा, 1 होगा, के डॉट के बी क्या होगा, 1 होगा। और अगर हम बात करें अब आई डॉट जे की, आई डॉट जे, तो वापस से ए डॉट बी क्या पढ़ा आपने, इट इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो आई एंड जे की बात कर रहे हैं हम, आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स हैं और ये कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिकॉज एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सिस कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें आई डॉट जे, तो आई के जगह मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे, बी के जगह जे है ना, बी के जगह जे, और आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। आई एंड जे के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो cos 90 और cos 90 क्या होता है, 0, तो cos 0 cos 90 is 0, तो एंटायर पार्ट विल बी 0, बिकॉज 1 इंटू 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ गया। तो सिमिलरली हमें मिला आई डॉट जे इज 0, जे डॉट के इज 0, के डॉट आई भी 0। अब इसी का यूज करके हम ए डॉट बी फाइंड आउट करेंगे। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक वेक्टर है ए, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसके कंपोनेंट्स इन 3D फॉर्म, और बी के कंपोनेंट्स बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी जो है ए पूरा पार्ट, that is here a dot I plus a x I plus a y j plus a z k dot b के कंपोनेंट्स b x I plus b y j plus b z k। अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो पीछे का टेबल अगर आपको याद है
तो हमने वहाँ पे बताया आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, रेस्ट ऑफ ऑल आर 0। बाकी सब क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो आप इसमें ढूंढो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। तो जब हमने डॉट प्रोडक्ट करके मल्टीप्लिकेशन लिखा, मतलब इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ 3 टर्म्स मिल गए, राइट। फिर इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो ये 3 टर्म्स मिल गए। और फिर सिमिलरली इसका तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो ये टर्म्स। बट हमें देखना क्या है कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो आई डॉट आई ढूंढो, ये पार्ट 1, ये पार्ट 1, ये पार्ट 1, बाकी सब 0। तो क्या मिला? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बाकी कुछ नहीं मिला, बाकी सब 0 हो गए। तो क्या मिला? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, दैट इज ए डॉट बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए हमने क्या लिया है? वेक्टर ए इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो मॉड ऑफ ए क्या होगा? रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट विल बी रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये पार्ट हमने मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लिया। सिमिलरली मॉड ऑफ बी क्या होगा? अगर वेक्टर बी जो है वो हमारा बी एक्स आई है प्लस बी वाई जे है प्लस बी जेड के है, ये वेक्टर बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी, इट विल बी रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, राइट। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये आगे अगले पार्ट में मेंशन है, वी विल सी दिस पार्ट। तो ये वेक्टर्स का पूरा पार्ट हो गया। और हमने बताया कि अगर हमें एंगल चाहिए तो अब देखें ए डॉट बी क्या हमारा? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो गया? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ ए डॉट बी हमने ऑलरेडी निकाला है पीछे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मॉड ऑफ ए अब भी निकाला था दिस पार्ट, एंड मॉड ऑफ बी निकाला था दिस पार्ट। तो सबको सब्सटीट्यूट कर देंगे। फिर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, वो एग्जांपल्स फिलहाल अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द कंसेप्ट्स। तो यहाँ भी एग्जांपल ही है। हाँ, अब हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करें। मोशन इन अ प्लेन, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? आप इसको भी फॉर्मूले के थ्रू याद रखिएगा। ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। वहाँ हमने कॉस पढ़ा था, डॉट में कॉस पढ़ा था, यहाँ पे साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्यों? बिकॉज इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, बिकॉज ये क्या हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का, तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। उसमें मैंने एंटायरली डिराइव किया हुआ है एक एक टर्म। एंड एज आई इनिशियली सेड कि ये हमारा कैसा वीडियो है? एक वन शॉट वीडियो है, तो इसमें मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बट डेरिवेशन के सारे पार्ट्स हैं, वो एक्सप्लेनेशन भी मैं दे रहा हूँ, बट ऑलरेडी रिटन पार्ट है। बट वहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि डिटेल्ड वीडियो है, उसमें हर एक चीज़ मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है, मतलब एक्सप्लेन करते हुए लिखा है। तो अगर आपको चाहिए, आपको उस पार्ट का रिवीजन टाइप चाहिए, तो ये वीडियो डिटेल्ड चाहिए, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, और ये साइन है। तो हमने क्या डिफाइन करना है? ए क्रॉस बी, दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इज डिफाइंड एज
product of the magnitude of the vectors, that is a b, and sine of the angle between them, sine of the angle between them, a b sin theta into n cap in a particular direction. particular direction इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि n cap is the unit vector which tells the direction of next vector. That is very important, we have to discuss about it. यहाँ पे मैंने फार्मूला फॉर्म लिखा है, a क्रॉस b is mod of a into mod of b into sin theta into n cap, और n cap is the direction of next vector. तो vector product या cross product of two vectors is defined as the product of the magnitude of the vectors and sine of the angle between them in a particular direction. right? particular direction इसीलिए ऐड करना है कि n cap जो यहाँ पे है, it is the unit vector which tells the direction of next vector. नेक्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन बताता है. तो a क्रॉस b क्या है, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. हमने यहाँ एज्यूम किया लेट i, j एंड k बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो यूनिट वेक्टर, यही यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ i मॉड ऑफ j मॉड ऑफ k, दैट इज 1. यहाँ पे मेंशन किया है कार्टेशियन फॉर्म में कि लेट i, j एंड k बी द यूनिट, कार्टेशियन फॉर्म में या ऑर्थोगोनल फॉर्म भी बोलते हैं इसको, i, j एंड k आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z एक्सिस. और अगर ऐसा है तो इनके मैग्नीट्यूड्स क्या होने हैं, दैट इज 1. ओके, अब चलते हैं अगले पार्ट पे. प्रोबेबिलिटी स्टिल हियर ओनली. यस, नेक्स्ट पार्ट वी विल हैव, यहाँ पे बताया है कि व्हाट विल बी i क्रॉस i. फर्स्ट ऑफ ऑल i क्रॉस i क्या होगा, a क्रॉस b क्या होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, a क्रॉस b दैट इज मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. तो a के जगह i, b के जगह i, तो मॉड ऑफ i इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. राइट, तो मॉड ऑफ i कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0, तो एंटायर पार्ट विल बी 0. तो i क्रॉस i क्या मिल गया, 0 मिल गया. सिमिलरली j क्रॉस j क्या मिल गया, 0 मिल गया. सिमिलरली k क्रॉस k क्या मिल गया, 0 मिल गया. और अब हम बात करें कि अगर ये i क्रॉस j है, i क्रॉस j या i क्रॉस k है, तो इस केस में मतलब सिमिलर ना हो, i क्रॉस i ना हो, j क्रॉस j ना हो, k क्रॉस k ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे. तो इस केस में जो डायरेक्शन यहाँ तो आ जाएगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू साइन 90, क्योंकि i और j के बीच का एंगल कितना है, i एंड j, i इधर है j इधर है, 90 हो गया. इंटू डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर जो n कैप है ना, यहाँ n कैप लिखा है ना, तो n कैप इज द यूनिट वेक्टर विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर. तो नेक्स्ट वेक्टर i j के बाद क्या आता है, i j के बाद आता है k. अब वो पता नहीं माइनस के होगा कि प्लस के होगा, एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. कैसे हम लोग देते हैं इसका डायरेक्शन, राइट हैंड स्क्रू रूल. तो i क्रॉस j विल बी k. जब हम ऐसे जाते हैं ना तो k लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव. देखिए अगर आप स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते तो अंदर जाता है, अंदर का z एक्सिस इज नेगेटिव, अंदर का z एक्सिस इज नेगेटिव. और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो स्क्रू बाहर आता है, तो बाहर का एक्सिस जो है वो पॉजिटिव. कीप दैट इन माइंड. तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. तो यहाँ हमने लिखा है कि फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए जब हम ऐसे जा रहे हैं, स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हैं, स्क्रू ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, स्क्रू अंदर जाएगा, अंदर जा रहा है मतलब नेगेटिव z एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन.
तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया है नेगेटिव, यहाँ पे ले लिया है, क्या ले लिया, नेगेटिव रख दिया है यहाँ पे नेगेटिव। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर निकलता है, बाहर का एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो अब देख लें, एज वी कैन सी आई क्रॉस के, एक एक टर्म ले रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के ऐसे जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव आने वाला है। तो मॉड ऑफ आई, अब हमने ए क्रॉस बी पढ़ा है, तो ए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ के इंटू आई और के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और डायरेक्शन आई और के बाद क्या आता है, जे आता है, बट जे हम लोग कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो माइनस जे, यहाँ पे माइनस जे हो गया। अब ये वन साइन 90 भी 1, ये क्या मिल गया, माइनस जे। तो आई क्रॉस के क्या मिल गया, माइनस जे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई क्रॉस के क्या मिल गया, माइनस जे। अब देखें आई क्रॉस के क्या किया था ना, अब के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई, देन जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के। गलत लिखा है मैंने, इसको आप लोग नोट्स में भी ये कर लेना, जे क्रॉस आई विल बी माइनस ऑफ के। अब यहाँ पे जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव लेना है, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई विल बी जे। तो ये तरीका है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का। तो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। याद रखिएगा कि डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं, बाय यूजिंग द राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू को जब हम राइट हैंड रूल से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो बाहर आता है, प्रैक्टिकली हमें पता है बाहर आया तो प्लस जेड एक्सिस, और अंदर गया जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे अंदर जाता है, अंदर गया तो नेगेटिव। तो इसीलिए क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। अब एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई वेक्टर ए हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है, और बी कोई वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो व्हाट विल बी ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी के कंपोनेंट्स बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, राइट, ये कंपोनेंट्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो 3 टर्म्स, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, राइट, फिर 6 टर्म, और इसका फिर तीनों के साथ होगा, तो 9 टर्म्स विल गेट। वो आगे का प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। तो दैट वी कैन सी, यहाँ मैंने वही किया है कि ए कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है, उनका क्रॉस निकाला तो ये 9 टर्म्स आ गए। पहले इसका इसमें किया तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, यहाँ पे लिखा है तीनों टर्म्स। फिर इसका तीनों के साथ तो ये टर्म्स आ जाएंगे, और इसका तीनों के साथ करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगे। अभी देखें आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, तो इतना पार्ट पूरा 0, ये 0 हो गया। अभी आई क्रॉस जे देखें, आई क्रॉस जे क्या होता है, प्लस के, तो ए एक्स बी वाई के हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, के, राइट। तो ए एक्स बी वाई के, सिमिलरली ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के देखें, आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो माइनस जे
माइनस, इधर माइनस नहीं था बट इधर का माइनस आया तो इधर माइनस उसके साथ j। फिर नेक्स्ट टर्म ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई देखें, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज माइनस के, तो फिर से ये टर्म माइनस में आ गया, माइनस के, राइट। ऐसे ही बाकी के सारे टर्म्स करके हम इनका वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ फिर आई जे और के टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे। आई का टर्म ये है और कहाँ है, और कहाँ है आई का टर्म, यहाँ है। तो आई कॉमन ले लेंगे तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस अगले स्टेप में, तो आई कॉमन ले लिया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे, फिर ये टर्म मिला के। हालांकि ये इतना बड़ा टर्म याद रखना इट विल नॉट बी सो इजी ऑर्डर में वो भी, तो इसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड है, दैट इज द मैथ्स का मेथड, दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड। तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको डिटर्मिनेंट में डालना है आई जे के, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड दैट इज ए के कंपोनेंट एंड बी के कंपोनेंट, और फिर इनका हम क्या निकालें, डिटर्मिनेंट निकालें। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये प्लस माइनस प्लस, ऑर्डर हमें ऐसे चूज करना। तो प्लस आई वाला टर्म हम बाहर ले लिए, अब ये आई जिसमें है उस रो को छोड़ देना, उस कॉलम को छोड़ देना, ये रो है और ये कॉलम है, तो हमारे पास ये चार एलिमेंट बचे, ए वाई ए जेड, देखिए बी वाई बी जेड। ऐसे ही माइनस जे को लेंगे तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, जब जे वाले टर्म को ले रहे हैं तो क्या बचेगा, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। और फिर के वाले टर्म को जब लेंगे प्लस के, तो प्लस के को लेंगे तो ये वाला रो जाएगा और ये वाला कॉलम जाएगा, तो चार ये बचे, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब आगे क्या, आगे डिटर्मिनेंट आपको आता है कि ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो आई बाहर ले लिया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ऐसा ये मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस जे ले लिया, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर प्लस के, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। अब यहाँ से आगे मैग्नीट्यूड निकालना चाहे ए का, तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इट विल बी रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड बी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। और अगर हमें एंगल निकालना है तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि व्हाट इज ए क्रॉस बी, दैट इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो साइन थीटा क्या मिला, साइन थीटा चाहिए तो इट विल बी ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू एन कैप। और ये क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है, अपॉन वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, अपॉन एन कैप टेल्स द डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन अपॉन डायरेक्शन कैंसल, तो ये मैग्नीट्यूड, तो दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, दैट इज द साइन थीटा का फॉर्मूला। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी खत्म किया। अब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल क्या है कि किसी बॉडी को अगर हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी थ्रो करते हैं तो दैट इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। जब वो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जाता है एंड इट अटेन बोथ द कोऑर्डिनेट्स, कंपल्सरी है, सीधा सीधा इसको ऊपर फेंका देन इट विल नॉट बी प्रोजेक्टाइल, बिकॉज ये
सिर्फ y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। तो जब कोई बॉडी x और y प्लेन में मूव कर रहा है, x और y दोनों कोऑर्डिनेट अटेन कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स पहले पता होना चाहिए। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? जिस वेलोसिटी से हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, द इनिशियल वेलोसिटी विद विच एनी प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है कि जब हम मान लो कि इसको थ्रो कर रहे हैं ऐसे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल और जो पॉइंट जहाँ से ये रिलीज हो रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल, सिंपली वी कैन से। फिर नेक्स्ट टर्म है टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, ठीक है, ऐसा। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया, ये एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे आ गया, जहां से रिलीज हुआ वहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट। तो टाइम ऑफ असेंट क्या है? इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट। फिर नेक्स्ट है टाइम ऑफ डिसेंट। जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पे पहुंच जाता है, तो जितना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। तो टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये पार्ट क्लियर हो गया आप लोग का। फिर एक टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट। जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से रिलीज हुआ और वापस ग्राउंड को टच किया, तो जो टोटल टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये टाइम ऑफ टाइम, ये एच मैक्स क्या है? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। जहां से रिलीज हुआ, जहां आके गिरा, उसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको हम क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, आगे हम इनके बारे में बात करेंगे, एक एक डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस थीटा is the angle of projection, r is the range of projectile, ये horizontal distance, maximum horizontal distance, range of projectile, h maximum height, h maximum height of projectile, capital T time of flight, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, that is called the time of flight, ta time of ascent, जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुँचा, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट। फिर टाइम ऑफ डिसेंट है। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट से कहाँ पे? ग्राउंड पे, राइट। तो ये टर्म्स हैं, इन्हीं का हमें डेरिवेशन करना है। अब देखिए रिजॉल्विंग u इन इट्स कंपोनेंट्स। अच्छा, ये डायग्राम हम फिर से देख लें। तो मान लेते हैं कि किसी भी पोजीशन पे, किसी भी टाइम पे कोई प्रोजेक्टाइल कहाँ पे है? इट इज़ एट पॉइंट P। प्रोजेक्टाइल कहाँ पे पहुँचा है? जब हमने थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को, तो इट रीचेस टू पॉइंट P। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है, दैट इज XY। तो जब ये पॉइंट P पे पहुँचा, तो पॉइंट P पे पहुँचा तो इसका वेलोसिटी जो है, दैट इज u, और हमें इसी को रिजॉल्व करना है। और ये एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमने ऑलरेडी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में बताया है कि अगर ये u है,
ये u है और ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो गया और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा हो गया। तो u cos थीटा इज द कंपोनेंट विच इज अटैच विद द थीटा। वही सेम चीज u को रिजॉल्व कर रहे हैं, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ये क्या हो जाएगा u cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला u sin थीटा। तो यही आगे वाले पार्ट में है, रिजॉल्विंग u इन इट्स कंपोनेंट। तो हमने बताया ux क्या दिया, u cos थीटा इज द कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, and uy is equals to u sin theta, that is the vertical component along y axis. Fine. For projectile motion इनके horizontal और vertical components है कुछ जो हमें याद रखना है। तो along x axis मतलब horizontal component, ये पहला वाला horizontal component लिखा, horizontal component में acceleration 0 होगा और velocity resolve करके बताया है कि ux क्या है, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट along y axis a will be always equals to minus of g, वो चाहे ऊपर थ्रो कर रहे हो नीचे आ रहा हो हमेशा a minus g होगा, और uy क्या होगा, that will be u sin थीटा, u sin थीटा। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग डेरिवेशन इनका करेंगे। तो पहला हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब जो ये पाथ फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल, इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा। हालांकि हमें पता है कि ये पैराबोलिक है, राइट, पैराबोलिक है, बट इसका इक्वेशन क्या होगा दैट इज टू बी फाइंड आउट। तो हम पहले से कंसिडरेशन कर लेते हैं कि किसी भी टाइम t पे वो प्रोजेक्टाइल कहाँ पहुंचा है, इट इज एट पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, अगर इसका जो एक्स वाई कंपोनेंट है अगर ऐसा मिला तो हम क्या करेंगे, ux क्या होगा, ux विल बी u cos थीटा, uy इज u sin थीटा। हमने बताया ना u को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये कंपोनेंट हमारा u cos थीटा, ये कंपोनेंट u sin थीटा। तो जब ये प्रोजेक्टाइल जो है ये पॉइंट P पे पहुंचा है तो ये x एक्सिस के अलोंग भी मोशन में है और y एक्सिस के अलोंग भी मोशन में है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट ये अटेन कर रहा है, दैट इज अटेनिंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स x एज वेल एज y। तो हम दोनों के इक्वेशंस निकालेंगे और हम लोग एजम्पशन क्या ले रहे हैं कि लेट द प्रोजेक्टाइल रीचेस टू पॉइंट P इन टाइम t। ठीक है, तो हम इनके दोनों कंपोनेंट्स ले लेते हैं और दोनों कंपोनेंट लेके हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, पहला ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग व्हेन प्रोजेक्टाइल रीचेस टू पॉइंट P इन टाइम t, तो डिस्टेंस कितना हुआ, x हो गया, टाइम t हो गया, and speed along x axis is ux, that is u cos theta। वही लिखा है मैंने कि when projectile reaches to point P x y, then in time t, then distance is x, velocity along x axis is ux, which is u cos theta, ux is u cos theta, and time is t। तो हमें पता है कि time is distance upon speed, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ x, स्पीड क्या है u cos थीटा, तो t becomes x by ux which is u cos थीटा। ये टाइम का टर्म हम लोग अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करें, टाइम हमने निकाल के रख लिया, अब बात करें मोशन अलोंग y एक्सिस, क्योंकि जब पॉइंट P पे पहुंचा है प्रोजेक्टाइल तो x एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है y एक्सिस के, तो x एक्सिस का मोशन हमने ले लिया था, अभी मोशन अलोंग y एक्सिस। तो जब हम y एक्सिस की बात करें तो हमें एक काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें पता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट जब प्रोजेक्टाइल कहाँ पे पहुंचा है, एट पॉइंट P, तो डिस्टेंस हमारा y है,
डिस्टेंस क्या है, y है, a माइनस g है, a क्या है माइनस g है। ये दो टर्म्स पता है हमें। आगे देखते हैं, तो ये इक्वेशन है, डिस्टेंस इज y, ui जो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है वो क्या है u साइन थीटा, और a क्या है माइनस g। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो मोशन अलोंग x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस दोनों करता है। तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन वी कैन टेक, s के जगह हमने क्या डाल दिया, s के जगह y डाल दिया, इज इक्वल्स टू, अब सब कुछ अलोंग y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ a इज माइनस जी और टी स्क्वायर, राइट। तो हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू यू आई क्या है u साइन थीटा इंटू टी क्या है, टी हमने यहाँ निकाल के ऑलरेडी रखा है x बाई यू कॉस थीटा, तो t जो है वो हमारा x बाई यू कॉस थीटा, राइट, प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस जी मैं पहले ले रहा हूँ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और टी का वैल्यू क्या है x बाई यू कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो ओवरऑल इक्वेशन हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू, ये u u कैंसिल, साइन बाई कॉस tan हो गया, तो x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल विच इज ऑफ पार्टिकल, या सीधा हम बोले प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल का ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे वही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, फाइन। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, दैट इज द टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट का हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, टाइम ऑफ असेंट हमने क्या बताया कि इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, राइट। तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचता है तो कहाँ से कहाँ पहुंचता है वो ध्यान दीजिए आप लोग, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, या मैं सिंपली बोलूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड इट रीचेस टू हियर, यहाँ पे पहुँचा, ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ का जो टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ असेंट। अब देखिए मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो हम वर्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे। तो क्या क्या मिला इस हमारे थॉट प्रोसेस से, यहाँ डेफिनेशन लिख दिया, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट। तो फॉर टाइम ऑफ असेंट हमें क्या मिला, फॉर टाइम ऑफ असेंट के लिए फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, क्योंकि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए इट विल स्टे एट दैट प्लेस, देन इट विल रिटर्न टू बैक टू अर्थ। तो मैक्सिमम वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट विल बी जीरो, तो वी वाई हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। एंड वर्टिकल मोशन में हमने बताया था ना पहले ही कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए अलग अलग केसेस, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन हमेशा क्या रखेंगे हम, माइनस जी रखेंगे, और टाइम जो है वो टाइम ऑफ असेंट हो गया। तो अब ऐसा कोई टर्म जिसमें v हो, a हो, t हो, तो और u i हमारा क्या है, u साइन थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ऐसा हमें किस में मिलता है, काइनेमेटिकल इक्वेशन में। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे देखें v सब कुछ हम अलोंग y एक्सिस कर रहे हैं, टाइम ऑफ एंड एज असेंट, तो सब कुछ y एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट्स हम लिख रहे हैं। तो यहाँ v के जगह वी वाई इज इक्वल्स टू u के जगह यू वाई, a के जगह माइनस जी और t के जगह टाइम ऑफ असेंट। तो वी वाई जो फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट है वो कितना है, जीरो। यू आई यू साइन थीटा माइनस जी टी है, तो टी है टाइम ऑफ असेंट क्या मिला, यू साइन थीटा बाई जी। सिंपली ना, ये टर्म इधर आ गया तो जी टी है
आप यहाँ से देख सकते हैं जी टी ए इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी, यही है। यहाँ मैंने स्मॉल टी से लिखा, इसमें कैपिटल टी से लिखा हुआ, दैट डज नॉट मैटर। आई होप ये भी डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया, टाइम ऑफ असेंट। अब हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल एयर में है, दैट टोटल टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? दैट टोटल टाइम टिल विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक जब तक पहुँचा, तो जितना टाइम तक वो एयर में है, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर एंटायर ट्रेजेक्ट्री, पूरा ट्रेजेक्ट्री या पूरा पाथ कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहां से देखें फिर से, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंचा, तो टोटल टाइम जो लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। बट वापस कहाँ पे आ गया ये? एक्स एक्सिस पे। तो एट एक्स एक्सिस जो y का वैल्यू है हमारा वो 0 हो गया, और u जो है वो u cos थीटा हो गया ux, तो हमने वही लिखा है। और डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस क्या हो गया? x एक्सिस के अलोंग तो डिस्टेंस है, बट डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस क्या हो गया? डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस बिकम 0। अरे घूम के x एक्सिस पे आ गया ना, तो y का वैल्यू क्या हुआ? 0। एट x एक्सिस y का वैल्यू 0, तो y 0 हो गया। u y क्या है? u साइन थीटा, a क्या है? माइनस जी, और t क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन सा कैनोमेटिकल इक्वेशन यूज कर लें? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज y, u इज यू वाई, एंड a इज माइनस जी, बाकी सब कुछ सेम है। तो यू वाई का वैल्यू u साइन थीटा, रेस्ट ऑफ ऑल y का वैल्यू 0, तो ये डाल दिया, तो u साइन थीटा t इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। u साइन थीटा t इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो एक t इस t से कैंसिल, आपको t चाहिए, 2 इधर भेज दो, तो 2u साइन थीटा बाई g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ असेंट हमने क्या पढ़ा था? टाइम ऑफ असेंट वाज u साइन थीटा बाई g, ये टाइम ऑफ असेंट था। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिल गया? 2u साइन थीटा बाई जी। अब टाइम ऑफ डिसेंट अगर हमें चाहिए, टाइम ऑफ डिसेंट, इसको हम कैपिटल टी ए, टाइम ऑफ डिसेंट जो चाहिए, अब देखिए दो चीजें मिल गई, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरा के लिए, टाइम ऑफ असेंट मतलब यहाँ तक के लिए, और टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ से यहाँ तक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू टाइम ऑफ असेंट, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होगा ना, क्योंकि तब भी तो ये ट्वाइस होगा। सो टाइम ऑफ डिसेंट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ असेंट। वो अगले पार्ट में प्रोबेबली हमने किया होगा, यहीं पे किया। तो टाइम ऑफ डिसेंट, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। तो हमने यहाँ बताया कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है दैट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये ऑलरेडी हमने फॉर्मूला लिख दिया। और टाइम ऑफ डिसेंट चाहिए तो इट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाई जी माइनस u साइन थीटा बाई जी, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो ये u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या मिल गया? इट बिकम्स u साइन थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ डिसेंट मिल गया हमें, राइट? टाइम ऑफ डिसेंट u साइन थीटा बाई जी। तो अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हाउ विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या है? नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन थ्रो किया था, तो हॉरिजॉन्टल से उसका डिस्टेंस कितना था, जहां से सर्कल में से वो थ्रो किया था और जहां जाके जेवलिन गिरा था, तो टेप लेके ग्राउंड को मेजर किया गया ना, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल।
एक बेटर एग्जांपल है, तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का सहारा ले लिया जो बहुत आसान बना देगा। तो जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो हुआ और ये यहाँ पे पहुंचा तो टाइम तो कैपिटल टी लग गया, बट जो स्पीड है वो क्या है, ux, दैट इज u cos थीटा, और x जो है दैट इज इक्वल्स टू रेंज। तो यहाँ हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अच्छा मैंने यहाँ लिखा है फॉर रेंज के लिए जब ये यहाँ पे पहुंचा तो y हमारा क्या हो गया 0 और x क्या हो गया r फॉर रेंज, और ux क्योंकि रेंज में हम देख रहे हैं ना सब कुछ अलोंग द x एक्सिस है, तो x एक्सिस के सारे कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं और x पे y का वैल्यू क्या है 0 और x क्या है r है, ux क्या है u cos थीटा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑलरेडी हमने डिराइव किया है स्टार्टिंग में ही, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो रेंज के लिए, फॉर रेंज व्हाट वी कैन से, रेंज के लिए अब ये वैल्यूज डाल दें ये वाले, तो y तो 0 हो गया, x r हो गया और ux के जगह क्या डाल दें u cos थीटा जो यहाँ पे ठीक है ऑलरेडी सब्सटीट्यूटेड है। तो y 0 हो गया, y 0 x r और बाकी सब तो वही है। तो जब ये 0 हो गया तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हम इधर लेके आए, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया इज इक्वल्स टू r tan थीटा। तो यहाँ r स्क्वायर था तो एक r कैंसल और cos स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा को tan थीटा को हमने साइन थीटा बाई cos थीटा ले लिया, तो cos थीटा एक कैंसल, एक बचा हुआ है, तो हमें मिला हाफ gr बाई यू स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब ये पूरा टर्म हम इधर भेज दें तो हमें मिला, और r चाहिए ना तो g को नीचे भेज देंगे, तो g नीचे गया तो यहाँ आ गया और ये हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, सिंस साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हमने क्या डाल दिया साइन 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला मिल गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये पार्ट हमने किया। अभी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल देख लें, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट है h मैक्स वी कैन से, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, h मैक्स हो गया। तो h मैक्स इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। तो देखें हम लोग जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा प्रोजेक्टाइल तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या हो गया 0, vy क्या हो गया 0 हो गया, राइट। और y जो है वो h हो गया, यहाँ पे इतना y है ना, यही y एक्सिस है, तो दैट इज इक्वल्स टू h, y इज इक्वल्स टू h vy 0, vy क्या है 0 है, vy 0 है, a माइनस जी है क्योंकि अलोंग y एक्सिस है, और uy क्या है हमारा u साइन थीटा, s क्या है h है। ये चारों कंडीशन याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन के फार्मूलाज देख लेते हैं। तो हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इसमें सारे वैल्यूज डाल दो, v के जगह vy, u के जगह uy स्क्वायर, 2a के जगह माइनस जी, s के जगह h। तो vy हमारा 0 है, vy क्या है 0, तो 0 स्क्वायर खत्म हो गया। uy क्या है u साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2gh, स्क्वायर किया तो
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2gh। तो h चाहिए, तो h क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये हाइट का फॉर्मूला हो गया। अभी एक छोटा सा टर्म है, रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड आर मैक्स। एच मैक्स आर मैक्स में क्या रिलेशन है वो हमें इस्टेब्लिश करना है। तो एच मैक्स आर मैक्स का फॉर्मूला दोनों हमें पता है। आर मैक्स क्या है, आर मैक्स इज आर इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और h जो है मैक्सिमम हाइट दैट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये फार्मूलाज हैं हमारे पास। अब इनमें क्या रिलेशन है दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश। इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अच्छा दिया नहीं है, ठीक है कोई नहीं, हम लोग डिराइव कर लेते हैं, दैट वी कैन डिराइव बाय आवरसेल्फ। अच्छा यहाँ पे है वो कि एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर थीटा हमने क्या रख दिया, 45 रख दिया, तो जो आर मैक्स का टर्म है मैक्सिमम रेंज का, मैक्सिमम रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहाँ एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 लेते हैं, तो इट विल बी आर मैक्स विल बी, थीटा की जगह 45 डाला तो 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है 1, तो क्या मिला यू स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ मिला यू स्क्वायर बाई जी, ये आर मैक्स हो गया, राइट, ये आर मैक्स हो गया। अब देखें एच मैक्स के लिए, तो मैक्सिमम हाइट जब थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री हो तो एच का फार्मूला ये है, और थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री हम डालें तो साइन 45 क्या होता है 1/2, साइन 45 इज 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 क्या होगा, इट विल बी 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/2 हो गया ओवरऑल, और ये यू स्क्वायर बाई 2g है, तो ये हमें मिल गया यू स्क्वायर बाई 2g इंटू 1/2, तो ये आ गया 1/4, सॉरी ये 2 है ना, दिस इज 2 इंटू 1/2, तो 2, तो हमें मिला 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाई जी, राइट। बट यू स्क्वायर बाई जी क्या आया हमारा, यू स्क्वायर बाई जी इज आर मैक्स, ये आर मैक्स है और ये है एच मैक्स, तो यू स्क्वायर बाई 2g इंटू 1/2, तो ये वही लिख दिया है मैंने अल्टीमेटली 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाई जी, बट यू स्क्वायर बाई जी क्या हमारा एच मैक्स है, ठीक है, आर मैक्स है, यू स्क्वायर बाई जी क्या है आर मैक्स है, तो एच मैक्स इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू आर मैक्स, राइट। ये रिलेशन मिल गया बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं आर मैक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू एच मैक्स, फाइन। सो वी कंप्लीटेड दिस पार्ट, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आप लोग को एंटायर पार्ट जो है वो इसका समझा है, ओके इसका एंटायर पार्ट आप लोग को समझ में आया है। तो ये पूरा जो कुछ मैंने बताया है, जो कुछ पढ़ाया है, उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।